Now today we will start with Article 13. Alright. But before we begin reading Article 13, let me just have a brief discussion about the effect of unconstitutionality and waiver of fundamental rights. कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि a specific statute or a provision of the statute has been rendered unconstitutional, उसका effect क्या होगा? या जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि a following act or a provision of the act is unconstitutional because it violates part 3 of the constitution or it is beyond the legislative competence of the legislature which has enacted it, then what would be the effect of such unconstitutionality? इस पे थोड़ा डिस्कशन करना है जिससे आपको पता चले कि इफेक्ट क्या होता है और प्रभाव क्या होता है जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसा करता है. ठीक है, व्हेन इट डिक्लेयर्स अ स्टैट्यूट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सो इस पे लोकस क्लासिकस है बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को कोट करते हुए बहुत एक्सप्रेसली बताया था कि क्या होता है जब कोर्ट किसी भी स्टैट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देता है. सुप्रीम कोर्ट सेड that where a statute is adjudged to be unconstitutional, it is as if it had never been. Rights cannot be built up under it. Contracts which depend upon it for their consideration are void. It constitutes a protection to no one who has acted under it, and no one can be punished for having refused obedience to it before the decision was made. And what is true of an act void in toto is true also as to any part of an act which is found to be unconstitutional and which consequently has to be regarded as having never at any time possessed of any legal force. Similarly, the Supreme Court quoted a judgment from the United States Supreme Court in the case of Norton versus Shelby County, and while quoting it, Supreme Court said, an unconstitutional act is not law. It confers no rights, it imposes no duties, it affords no protection, it creates no office, it is in legal contemplation as inoperative as though it had never been passed. तो ये इफेक्ट होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का. एंड यू हैव टू राइट डाउन whenever you are asked that what is the effect of unconstitutionality, then you will quote the judgment of Behram Khurshid versus State of Bombay. ठीक है, आप उसको कोट करिएगा एंड यू राइट दिस लाइन कि जब इस स्टैट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि जैसे वो कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी. ठीक है, राइट्स कभी उसके अंदर बिल्डअप नहीं हो सकते. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट था उस स्टैट्यूट के बेसिस पे तो उस पर कंसिडरेशन वॉइड हो जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाता है. कोई भी पर्सन जिसने रिफ्यूज़ टू परफॉर्म किया उस स्टैट्यूट के अंडर उसको पनिश नहीं किया जा सकता, और कोई भी पर्सन जिसने उस स्टैट्यूट के अंदर परफॉर्म किया ही इज़ नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन और सिविल लिटिगेशन. ऑलराइट, तो ये इफेक्ट होता है अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का. सो इट इज़ अ सिवियर इफेक्ट एंड इट इज़ अ वेरी सिवियर थिंग दैट द कोर्ट्स डू. किन सिचुएशंस में करते हैं? व्हेन दे फाइंड दैट a particular statute is violating part 3 of the constitution or the legislature which has enacted such law is incompetent to enact such law. ये दो ही सिचुएशन होती हैं, ठीक है, जिसमें कोई भी स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी जा सकती है. अब एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि रेंडरिंग अ स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब रिपीलिंग द स्टैट्यूट नहीं होता. किसी स्टैट्यूट को रिपील करना लेजिस्लेटिव फंक्शन है. ठीक है, किसी भी स्टैट्यूट को रिपील करना लेजिस्लेटिव फंक्शन होता है, लेकिन किसी भी स्टैट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना जुडिशियल फंक्शन होता है. ठीक है, इन दोनों में अंतर है. तो ऐसा हो सकता है कि स्टैट्यूट बुक में आप स्पेसिफिक प्रोविजंस को ज़रूर पाएंगे कि वो लिखा ज़रूर हुआ है क्योंकि अभी लेजिस्लेचर ने उसे रिपील नहीं किया, लेकिन लॉ का इफेक्ट क्या है? लॉ इज़ डेड. लॉ का इफेक्ट ये है कि लॉ मर चुका है. लॉ इज़ डेड. वो ऐसा माना जाता है कि जैसे कभी वो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं, वो सिर्फ डेड लेटर्स होते हैं. ठीक है, तो रिपील पे इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि रिपील करना, रिपीलिंग अ स्टैट्यूट इज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन व्हाइल रेंडरिंग अ स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल इज अ जुडिशियल फंक्शन. ये जुडिशरी ही कर सकती है टू रेंडर अ स्टैट्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल. व्हाट द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डू विद respect to their respective legislations is that they can repeal their acts. वो repeal कर सकते हैं. तो ध्यान रखिएगा, repealing is a legislative function and rendering a statute unconstitutional
इज अ जुडिशियल फंक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कशन पे आ जाते हैं कि क्या फंडामेंटल राइट वेव हो सकते हैं. अब एक चीज़ जान लीजिए कि यूएस में सिचुएशन ऐसी है कि यूएस में फंडामेंटल राइट्स मतलब जो बिल ऑफ राइट्स हैं विच आर कंपेरेबल टू आर फंडामेंटल राइट्स, उनको वेव किया जा सकता है. यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में उन्हें वेव किया जा सकता है. पर इंडिया में क्या ऐसा है? द आंसर इज नो. इंडिया में उन्हें वेव नहीं किया जा सकता. और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बेहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, एंड लेट मी कोट what the Supreme Court said on this point. Supreme Court said that in our opinion, the doctrine of waiver enunciated by some American judges in construing the American Constitution cannot be introduced in our Constitution without a fuller discussion of the matter. No inference in deciding the case should have been raised on the basis of such a theory. The learned Attorney General, when questioned about the doctrine, did not seem to be very enthusiastic about it. Without finally expressing an opinion on this question, we are not for the moment convinced that this theory has any relevancy in construing the fundamental rights conferred by Part 3 of our Constitution. We think that the rights described as fundamental rights are a necessary consequence of the declaration in the preamble that the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity. These fundamental rights have not been put in the Constitution merely for the individual benefit, though ultimately they come into operation in considering the individual rights. They have been put there as a matter of public policy, and the doctrine of waiver can have no application to the provisions of law which have been enacted as a matter of constitutional policy. Reference to some of the articles, inter alia Article 15, 20 and 21 makes the proposition quite plain. A citizen cannot get discrimination by telling the state you can discriminate or get convicted by waiving the protection given under Article 20 and 21. तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छे से डिस्कशन करके बोल दिया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर माइट बी गुड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स बट फॉर इंडिया दिस इज नॉट एट ऑल गुड. और ये जो मैंने पैराग्राफ अभी पढ़ के आपको सुनाया है, आपके स्टडी नोट्स में भी है, इसको इफ यू कैन डू कोट इट इन एन आंसर अगर कभी पूछा जाए तो. ठीक है, अगर वेवर पे कभी भी सवाल आए तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे देन दैट विल शो कि यू हैव अ गुड कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस डॉक्ट्रिन. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू विल कोट द केस लॉ ऑफ बेहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. ठीक है, तो ये इफेक्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर अप्लाई नहीं करती है इंडिया में. और आप खुद भी लॉजिकली सोच सकते हैं कि क्यों डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर नहीं अप्लाई कर सकती. देखिए, पहली बात है कि इंडिया में वैसे भी लीगल इलिटरेसी इतनी ज़्यादा है. लीगल इलिटरेसी तो आप छोड़ ही दीजिए, रेगुलरली इलिटरेसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है. जो लोग लीगली मतलब टेक्निकली आप उन्हें लीगल लिटरेट कह सकते हैं, उनको भी सारे राइट्स या सारे नुआंसेस शायद नहीं पता. ठीक है, तो ऐसे में ऐसी कंडीशन में ये सब डॉक्ट्रिन्स इनकॉर्पोरेट कर देना वेवर की इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वुड नॉट बी गुड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया. इंडिया में वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट के साथ फिर आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो हमेशा एक वेवर क्लॉज रखेगा कि वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग विद मी यू आर वेविंग योर फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि स्टेट को फिर अपना प्रोटेक्शन करेगा. तो दिस विल नॉट बी गुड, दिस विल नेवर बी गुड. दैट इज वाई द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स विजडम ऑलरेडी फोरसॉ कि क्या इफेक्ट होगा इस डॉक्ट्रिन को इनकॉर्पोरेट करने का. उसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि सिटीजन अपने आप को डिस्क्रिमिनेट नहीं करवा सकता स्टेट को ये कहते हुए कि हाँ तुम मेरे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर लो और मैं अपना प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 में वेव कर रहा हूँ या आर्टिकल 21 में वेव कर रहा हूँ. आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर है इट शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. ठीक है, अगर मान लीजिए वो स्टेट से कहता है कि मुझे बिना किसी प्रोसीजर के आप कन्विक्ट कर दीजिए, क्या वो प्रॉपर होगा? द आंसर इज ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, क्योंकि इसमें लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी इट एट स्टेक एंड द सुप्रीम कोर्ट हेयर इज ऑल्सो डॉनिंग इट्स मैंटल ऑफ प्रोटेक्टर
and guardian of the fundamental rights. ठीक है, the Supreme Court is also a guardian of the Constitution and the guardian of the fundamental rights of its citizens, and its duty as a guardian is that it cannot allow any such policy or legal theory to be incorporated whose effect would be that its ward would be rendered helpless or be subject to risks. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है एंड द सिटीजन्स और एंड द पीपल ऑफ इंडिया इज इट्स वार्ड. ठीक है, गार्डियन का एक वार्ड होता है, देन वी आर द वार्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन. तो गार्डियन की ड्यूटी क्या बनती है? टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इट्स वार्ड. ठीक है, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज fulfilling its role as the guardian of the constitution, and it is also foreseeing the effect, the disastrous effects that will happen if this sort of policy, constitutional policy or the doctrine of waiver is introduced in India. तो कभी भी आपसे पूछा जाए क्या doctrine of waiver इंडिया में अप्लाई करती है, then the answer is no and absolutely no. ठीक है, अब चलिए doctrine of waiver पे तो हमने आंसर दे दिया, तो क्या फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं या एस्टॉपल लग सकता है अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में. वहाँ पे एक्सप्रेसली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी बार्टेड अवे, दे कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, नॉर कैन देयर बी एनी एस्टॉपल अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. Similarly, in Olga Teles versus Bombay Municipal Corporation, सुप्रीम कोर्ट ने प्ली ऑफ एस्टॉपल को लेके स्पेसिफिकली ये बात बोली थी कि प्ली ऑफ एस्टॉपल इज क्लोजली कनेक्टेड विद द प्ली ऑफ वेवर and the object of both being to ensure bona fide in day-to-day transactions. Supreme Court in that context said that फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में प्ली ऑफ एस्टॉपल अप्लाई हो ही नहीं सकती. ठीक है, कि नॉट ओनली देयर कुड बी नो वेवर ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 के कंटेक्स्ट में बात हो रही थी, दैट इज वाई कि नॉट ओनली देयर कुड बी नो वेवर ऑफ राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 बट देयर कुड बी नो वेवर ऑफ एनी अदर फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The Constitution makes no distinction between fundamental rights enacted for the benefit of an individual and those enacted in public interest or on the grounds of public policy or the constitutional policy. So, the plea of estoppel also does not apply. ठीक है, you can quote Narsingh Pal versus Union of India या ओल्गा तेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. आई थिंक नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी बेटर, क्योंकि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ को भी लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट इवन बी कॉम्प्रोमाइज, कोई एस्टॉपल भी नहीं अप्लाई करता और वेवर तो ऑब्वियसली नहीं अप्लाई करता. ठीक है, वेवर के लिए बेस्ट जजमेंट है आपका बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. आप बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे भी कह सकते हैं. ठीक है, एक और जजमेंट है वेवर पे, उसका नाम है बशीर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे को रेफर किया था और सीधे उन्होंने बोल दिया था कि जो अमेरिकन कंसेप्ट ऑफ वेवर है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी गारंटी, वो इंडिया में नहीं अप्लाई होगा. ठीक है, और इसके लिए उन्होंने प्राइमरली बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे पे रिलाई किया. आप बशीर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी कोट कर सकते हैं, बहराम वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे भी कोट कर सकते हैं, और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज और एस्टॉपल, कॉम्प्रोमाइज एस्टॉपल के कॉन्टेक्स्ट में आप नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कोट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 जजमेंट वुड बी सफिशिएंट. ओल्गा तेलेस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मन करे तो आप कोट कर दीजिएगा, पर उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ओल्गा तेलेस अभी आर्टिकल 21 में फिर आएगा और वो अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है. तो वेवर के कॉन्टेक्स्ट में जो 3 लोकस क्लासिकस जो मैं रेकमेंड करूँगा वो हैं, आपका पहला बहराम खुर्शीद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, दूसरा है आपका बशीर नाथ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और तीसरा है आपका नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्पेसिफिकली इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड एस्टॉपल. ठीक है,
किसके कंटेक्स्ट में? फंडामेंटल राइट्स के कंटेक्स्ट में, कि क्या फंडामेंटल राइट्स आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं या कोई एस्टॉपल लग सकता है अगेंस्ट द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो उस पर नरसिंह पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया डिसाइडेड ऑन 28 March 2000 इज वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट्स. एंड सिमिलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, Bashir Nath versus Commissioner of Income Tax and Behram versus State of Bombay is the locus classicus, and it is quotable in all exams and you can absolutely use it anywhere. ठीक है, waiver के question पे, whether the waiver of fundamental rights is possible or not. Behram versus State of Bombay एक और चीज़ पे बहुत अच्छी authority है, explaining the effect of unconstitutionality. ठीक. अब now let us read Article 13 and see what does it say. Article 13 says laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. It says all laws in force in territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall to the extent of such inconsistency be void. Clause 2 of Article 13 says that the state shall not make any law which takes away or abrages the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. अब मुझे 3 डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन करनी है आपको आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और 2 के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, पहली जो डॉक्ट्रिन है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के कॉन्टेक्स्ट में जब भी कोर्ट लॉ को स्ट्रक डाउन करता है तो उस पर कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता. ठीक है, allow me to elaborate with the help of a judgment, and the judgment is Keshavan Madhav Menon versus State of Bombay, decided on 22nd January 1951. अब यहाँ पे जो मेन सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो था आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, अभी हम किस क्लॉज की बात कर रहे हैं? क्लॉज 1 की बात कर रहे हैं, और क्लॉज 1 में ही डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है, ये ध्यान रखिएगा. आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में ही प्राइमरली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स है. तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ही कंटेक्स्ट में जनरली अप्लाई की जाती है. ठीक है, इट इज़ 99% ऑफ द टाइम इज अप्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज. हम हमेशा जब भी जनरली डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स बोलेंगे तो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के ही कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं. प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं? वो लॉज जो कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट से पहले बने हैं. ठीक है, जैसे आपका ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आईपीसी है, ये जितने भी लॉज हैं या एविडेंस एक्ट है, इट प्रीसीड्स द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के हैं. तो जितने भी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के हैं उन पे डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स लगेगी इफ़ इट इज़ फाउंड दैट दे आर इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो जरा पढ़ते हैं जजमेंट को, केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे को. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 रेफर किया और उसके कॉन्टेक्स्ट में बोला इट विल बी नोटिस्ड दैट all that this clause declares is that all existing laws insofar as they are inconsistent with provisions of part 3 shall to the extent of such inconsistency be void. Every statute is prima facie prospective unless it is expressly or by necessary implication made to have a retrospective operation. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला कि देखिए हर स्टैट्यूट को जनरली माना जाता है कि वो प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, कि मतलब अगर आज स्टैट्यूट एनैक्ट की है तो वो आज के बाद के जितने भी ट्रांजैक्शन है, आज से जितने भी ट्रांजैक्शन हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वो क्या कहते हैं प्रिज्यूम नहीं किया जा सकता. ठीक है, जब तक स्टैट्यूट में ही ऐसा कुछ ना हो कि द स्टैट्यूट इज सेइंग दैट इट विल हैव अ रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन. उसी के कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि every statute is prima facie prospective unless it is expressly or by necessary implications made to have a retrospective operation. There is no reason why this rule of interpretation should not be applied for the purpose of interpreting our constitution. Supreme Court continues and say, we find nothing in the language of Article 13 Clause 1 which may be read as indicating an intention to give it a retrospective operation. On the contrary, the language clearly points the other way. The provisions of Part 3 guarantee what are called the fundamental rights. Indeed, the heading of Part 3 is fundamental rights. These rights are given for the first time by our Constitution. Before the Constitution came into force, there was no such thing as fundamental rights.
what Article 13 Clause 1 provides is that all existing laws which clash with the exercise of the fundamental rights, which are for the first time created by the Constitution, shall to the extent be void. As the fundamental rights became operative only on and from the date of the Constitution, the question of inconsistency of the existing laws with those rights must necessarily arise on and from the date those rights came into being. It must follow, therefore, that Article 13 Clause 1 can have no retrospective effect, but it is wholly prospective in its operation. ठीक है, देखिए एक्सप्रेसली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, it must follow therefore that Article 13(1) Clause 1 can have no retrospective effect, but it is wholly prospective in operation. After this first point is noted, it should further be seen that Article 13(1) does not in terms make the existing laws which are inconsistent with the fundamental rights void ab initio or for all purposes. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस बात पे भी गौर करना चाहिए कि आर्टिकल 13(1) सारे पर्पस के लिए लॉस को void ab initio नहीं कर देता. On the contrary, it provides that all existing laws, insofar as they are inconsistent with the fundamental rights, shall be void to the extent of their inconsistency. They are not void for all purposes, but they are void only to the extent that they come into conflict with the fundamental rights. In other words, on and after the commencement of the Constitution, no existing law will be permitted to stand in the way of the exercise of any fundamental rights. Therefore, the voidness of the existing law is limited to the future exercise of the fundamental rights. Article 13 Clause 1 cannot be read as obliterating the entire operation of inconsistent laws or to wipe them out altogether from the statute book, for to do so will be to give them retrospective effect, which we have said they do not possess. The Supreme Court continues further and says that such laws exist for all past transactions and for enforcing all rights and liabilities accrued before the date of the Constitution. Alright, गौर करिएगा, such laws exist for all the past transactions and for enforcing all the rights and liabilities accrued before the date of the Constitution. अब इस पॉइंट पे जो काउंसिल फॉर द अपेलेंट था इस केस में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अटेंशन आर्टिकल 249 क्लॉज 3, आर्टिकल 250, आर्टिकल 357, 358 और 369 पे ड्रॉ किया, जहाँ पे एक्सप्रेस प्रोविजन मेड हुआ था फॉर सेविंग थिंग्स डन अंडर लॉज विच हैज़ एक्सपायर्ड. सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट को और उस आर्ग्यूमेंट को डील करते हुए कहा कि it will be noticed that each of those articles was concerned with the expiry of temporary statutes. It is well known that on the expiry of temporary statutes, no further proceeding can be taken under it unless the statute itself has saved pending proceedings. ठीक है? If therefore an offence has been committed under a temporary statute and the proceedings were initiated but the offender has not been prosecuted and punished before the expiry of that statute, then in the absence of any saving clause, the pending prosecution could not be proceeded with after the expiry of statute by the efflux of time. ये temporary statutes के context में Supreme Court कह रहा है. It was on this principle that the express provision was made in several articles noted above for saving things done or omitted to be done under the expiring laws referred to therein. Then Supreme Court continues and says that as explained above, Article 13 Clause 1 is entirely prospective in its operation, and as it was not intended to have any retrospective effect, there was no necessity at all for inserting in that article any such saving clause. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 पे गौर करिए, वहाँ पे ऐसे कोई भी सेविंग क्लॉज एब्सेंट है, और वो एब्सेंट इसीलिए है बिकॉज आर्टिकल 13 क्लॉज 1 इज इंटेंडेड टू बी प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूज एंड सेज the effect of Article 13(1) is quite different from the effect of expiry of temporary statute or repeal of a statute by a subsequent statute. As already explained, Article 13 Clause 1 has the effect of nullifying or rendering all inconsistent laws ineffectual or nugatory
and devoid of any legal force or binding effect only with the respect of exercise of fundamental rights on and after the date of commencement of the Constitution. It has no retrospective effect, and if therefore an act was done before the commencement of the Constitution in contravention of the provisions of any law, which after the Constitution becomes void with respect to the exercise of any fundamental rights, the inconsistent law is not wiped out so far as the past act is concerned. For to say that it is will be to give the law a retrospective effect. There is no fundamental right that a person shall not be prosecuted and punished for an offence committed before the Constitution came into force. So far as the past acts are concerned, the laws exist, notwithstanding that it does not exist with respect to future exercise of fundamental rights. We therefore agree with the conclusion arrived at by the High Court on the second question, although on different grounds. So the point of reading this entire paragraph of the Supreme Court judgment was to explain you that Article 13 Clause 1 का retrospective नहीं का कोई retrospective effect नहीं होता है, इसका prospective effect होता है. ठीक है? It is intended to be prospective in nature. अब मुझे जरा बताने दीजिए आपको कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होती है. व्हाट इज दिस डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स? अब इस पे लोकस क्लासिकस है भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. ऑलराइट, डिसाइडेड ऑन 29 September 1955. In that judgment, the effect of doctrine of eclipse was explained. Supreme Court said that the true effect of Article 13 Clause 1 is to render an act inconsistent with the fundamental right inoperative to the extent of inconsistency. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो मेन प्रभाव है आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 का वो ये करता है कि कोई भी अगर ऐसी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है या लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले एग्जिस्टेंस में है और उसमें कोई मान लीजिए ऐसा प्रोविजन है विच वायलेट्स अ फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या करेगा, उसको इनऑपरेटिव बना देगा. Supreme Court then continues and says, it is overshadowed by the fundamental right and remains dormant but it is not dead. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है कि it is the pre-constitutional law is overshadowed by the fundamental right and remains dormant but it does not die. वो मरता नहीं है लॉ, वो dormant condition में रहता है. ठीक है. With the amendment, the blemishes that such laws has can be removed. कि मान लीजिए कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऐसा है which has a certain tendency to violate your fundamental right. ठीक है. तो after the promulgation of the constitution, what will happen is that fundamental rights will overshadow such law. तो वो dormant condition में रहेगा. पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर क्या कर सकता है, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर ये कर सकता है कि वो जो ब्लेमिश है उसको बाय वे ऑफ अमेंडमेंट करेक्ट कर दे, और जैसे ही वो करेक्ट कर देगा तो लॉ जो है रिवाइव हो जाएगा, वो ऑपरेट करने लगेगा. ठीक है. तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 का इफेक्ट होता है कि इट ओवरशैडोज सच लॉ विच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट बट इट डज नॉट किल इट. वो लॉ को मारता नहीं है, वो लॉ को जिंदा रखता है पर एक डोरमेंट कंडीशन में. इमेजिन दैट द लॉ इज इन अ मॉरिबंड कंडीशन बट इट इज नॉट डाइंग. ठीक है. लॉ मरता नहीं है, वो जो ब्लेमिश है जैसे ही उसे हटाया जाता है बाय द वे of an amendment, by the way of an amending act by the appropriate legislature, the law will again start acting once the blemishes has been corrected. ठीक है. So that is why article 13 के clause 1 के context में हम लोग कहते हैं कि it contains doctrine of eclipse. ठीक है. It contains doctrine of eclipse. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स क्या होती है. लेट मी कोट दिल्ली हाई कोर्ट इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दुलीचंद. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी को ही कोर्ट किया है, बट इट हैज़ आल्सो यूज्ड इट्स ओन टर्म्स, एंड आई थिंक सबसे क्रिस्प और सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की दिल्ली हाई कोर्ट ने दी है इस जजमेंट में. Delhi High Court said that conventionally understood, the doctrine of eclipse pertains to the area of constitutional law where an existing law is held to be inconsistent with a fundamental right, and this would be making the law inoperative from the date of commencement of the Constitution, or a law enacted post-independence but held to be unconstitutional in both circumstances by and under a constitutional amendment.
the blemish infirmity is removed with reference to the existing law. The law in the moribund or eclipsed state becomes operative on the principle as is explained by the Supreme Court in the decision reported in AIR 1955 Supreme Court page number 781. Supreme Delhi High Court भीकाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी की बात कर रहा है. ठीक है. Quoting that judgment, Delhi High Court said that an existing law inconsistent with a fundamental right, though becomes inoperative from the date of commencement of the Constitution, is not dead altogether, and the position is that it is eclipsed from the time being, for the time being, and the effect of the amendment to free it from the blemish or infirmity removes the shadow and makes the impugned act free. मतलब Delhi High Court is saying the same thing कि जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इफ इट इज इन कन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट, तो आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 अप्लाई करेगा, और आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 क्या करेगा, उसे उस प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक्लिप्स कर देगा. उसका इफेक्ट ये होता है कि जो वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो मरता नहीं है, इट इज नॉट डेड ऑल टुगेदर, बट इट इज एक्लिप्स्ड, इट रिमेन्स इन अ मॉरिबंड कंडीशन. और किया क्या जा सकता है कि बाय द वे ऑफ एन अमेंडमेंट the appropriate legislature can free such law from such blemish. और जैसे ही वो blemish को correct करता है या वो inconsistency remove करता है by way of amendment, तो क्या होता है, eclipse हट जाता है, और जैसे ही eclipse हटेगा the law would again start operating. This is the doctrine of eclipse. तो doctrine of eclipse के context में you don't need a fresh legislation, you only need an amending act टू करेक्ट द ब्लेमिश. ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि आपको इसमें अमेंडिंग एक्ट की ज़रूरत है, आपको एक फ्रेश लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है. मान लीजिए अगर आर्टिकल 13(2) में लॉ स्ट्रक डाउन हो गया दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट, ठीक है, आर्टिकल 13(2) के ग्राउंड में, तो फ्रेश लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ सकती है कि आपको पूरा एक फ्रेश लेजिस्लेशन ड्रॉ करना पड़ेगा अगर स्टैट्यूट स्ट्रक डाउन हो गई तो. But not in the case of doctrine of eclipse. Doctrine of eclipse के केस में you just have to remove that blemish, क्योंकि लॉ मरा नहीं है, वो बस एक moribund या eclipse state में है, और जैसे ही आप वो blemish हटाएंगे तो eclipse हट जाएगा and the law would start operating again. ठीक है. Similarly doctrine of eclipse पे एक और बहुत अच्छा जजमेंट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का है, महेंद्र लाल जैनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ठीक है. It is also quotable, it is also a locus classicus. तो भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड योर दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट, क्या नाम है उसका, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दुलीचंद, और महेंद्र लाल जैनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, दीज आर ऑल कोटेबल जजमेंट्स इन एग्जाम. ठीक है. ये महेंद्र लाल जैनी में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेट अस डिस्कस. द सुप्रीम कोर्ट सेड that parliament and the legislatures of the state have power to make laws in respect of any of the matters enumerated in the relevant list in the 7th schedule, and the power to make laws is subject to the provision of the constitution, including article 13. That is, power is made subject to the limitation imposed by part 3 of the constitution. The general power to that extent is limited. The legislature therefore has no power to make any law in derogation of the injunctions contained in article 13. Article 13 clause 1 deals with laws in force in territory of India before the commencement of the constitution, and such laws insofar as they are inconsistent with the provisions of part 3 shall to the extent of such inconsistency be void. The clause therefore recognizes the validity of the pre-constitutional laws and only declares that said laws would be void thereafter to the extent of their inconsistency with part 3. Whereas clause 2 of that article, मतलब article 13 clause 2, imposes a prohibition on the state making laws, taking away or abridging the rights conferred by part 3, and declares that any laws made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. There is a clear distinction between the two clauses. Under clause 1, a pre-constitutional law subsists except to the extent of its inconsistency with the provisions of part 3, whereas no post-constitutional law can be made contravening the provisions of part 3, and therefore the law to that extent, though made, is a nullity from its very inception. समझे.
आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में अगर लॉ स्ट्रक डाउन हुआ तो वो नलिटी होगा फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन, वेयर एज अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 अगर लॉ स्ट्रक डाउन हुआ तो आप जानते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इट हैज़ प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्शन पे ध्यान रखिएगा, इस डिस्टिंक्शन पे बहुत अच्छा जजमेंट है महेंद्र लाल जैनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. It is a locus classicus on this point because Supreme Court has compared both Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2. Supreme Court continues further and says, and after reviewing multiple authorities and case laws, says that in our opinion, it clearly shows that the doctrine of eclipse will apply to pre-constitutional laws which are governed by Article 13 Clause 1 and would not apply to post-constitutional laws which are governed by Article 13 Clause 2. It is, however, urged on behalf of the respondents that the language of Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2, that there should be no difference in the matter of the application of doctrine of eclipse. It is said that Article 13 Clause 1 prescribes that insofar as the existing laws are inconsistent with the provision of Part 3, they shall to the extent of inconsistency be void. Similarly, Article 13 Clause 2 provides that any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. The argument is twofold. Now, Supreme Court is dealing with the argument of the respondents in this case. Supreme Court said that the argument is twofold. In the first place, it is urged that the words to the extent of inconsistency and to the extent of contravention mean so long as the inconsistency continues or so long as the contravention continues. मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप हमसे ये कह रहे हैं कि so long as the inconsistency continues or so long as the contravention continues are the same thing. Supreme Court said, we are of the opinion that this is not the meaning of the words in Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2. Obviously, the constitutional makers, when they use the words to the extent of in both the clauses, intended that pre-existing law or the post-constitutional law should only be void as far as inconsistency or the contravention went. That is, if only a part of the law was inconsistent or contravened the constitutional prohibition, that part alone would be void and not the entire law. To give you an example, मैं अपनी तरफ से example दे रहा हूँ कि मान लीजिए किसी statute में 100 सेक्शन है और उस 100 सेक्शंस में से सिर्फ 4 ही सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्या कहती है? वो ये कहती है कि अगर वो सिर्फ 4 सेक्शंस ही हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और जो बाकी की स्टैट्यूट है इट इज़ वेल मीनिंग और वो फंक्शनल है एंड इट इज़ विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, तो कोर्ट्स ये नहीं करेंगे कि वो पूरी की पूरी स्टैट्यूट ही हटा दें. कोर्ट्स ये करेंगे कि वो 4 सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उन 4 सेक्शन को ही हटाएं. ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग. सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट the constitutional makers, when they use the words to the extent of in both clauses, intended that pre-existing law or the post-constitutional law should only be void as to the extent of inconsistency or the contravention. That is, if only a part of law was inconsistent or contravened the constitutional prohibition, that part alone would be void and not the entire law. The obvious intention behind the use of words to the extent of was to save such part of the law as were not inconsistent with or in making which the state did not contravene the prohibition against the infringement of the fundamental rights, and that distinction may conceivably introduce consideration of severability. It has, in our opinion, no reference to the time for which the voidness is to continue. Supreme Court is saying कि the application of doctrine of severability has no relevance or reference to the time to which the voidness is to continue. ठीक है, उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं कि वो void कब से है या कब से नहीं है. ठीक है, that is what the Supreme Court is saying in the context of the argument. Supreme Court continues and says, where the constitutional makers intended to refer to time, they have used specific words for that purpose. As for instance, in Article 251, the articles deals with inconsistency between the laws made by Parliament under Article 249 and 250 and the laws made by legislatures of the state.
and provides that the law made by Parliament, whether passed before or after the law made by legislature of the state, shall prevail, and the law made by the legislature of the state shall, to the extent of repugnancy, but so long as only the law made by Parliament continues to have effect, be inoperative. It therefore the constitutional makers intended that the provisions of Article 13 Clause 1 and 13 Clause 2 would only affect laws so long as inconsistency continued or contravention lasted. They would have provided specifically for it. On a plain construction of the clause, the element of time must be excluded. We cannot therefore accept the contention that the words, to the extent of, import any idea of time. In our opinion, they only import the idea that law may be void either wholly or in part, and that only such portions will be void as are inconsistent with part 3 or have contravened part 3 and no more. फिर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ता है और कहता है, we may in this connection also refer to the difference in language and scope of Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2. Article 13 Clause 1 clearly recognizes the existence of pre-existing laws in force in territory of India immediately before the commencement of the Constitution, and lays down that insofar as they are inconsistent with the provision of Part 3, they shall be void to the extent of such inconsistency. The pre-constitutional laws, which were perfectly valid when they were passed, and the existence of which is recognized in the opening words of Article 13 Clause 1, revived by the removal of the inconsistency in question. This in effect is doctrine of eclipse, which we may say so with respect was applied in Bhikaji Narayan case. Article 13 Clause 2 on the other hand begins with an injunction to the state not to make a law which takes away or abridges the rights conferred by Part 3. देखिए बड़ा crucial difference है यहाँ पे, and you have to focus on this point and this judgment. Supreme Court is highlighting the difference between the two articles and saying that Article 13 Clause 2 begins with an injunction to the state not to make any law which takes away or abridges the rights conferred by Part 3. Thus, it is a constitutional prohibition to the state against making laws taking away or abridging the fundamental right. Supreme Court continues and says that the legislative power of the Parliament and the legislature of the state under Article 245 is subject to other provisions of the Constitution. Therefore, it is subject to Article 13 Clause 2, which specifically prohibits state from making any law taking away or abridging the fundamental rights. Therefore, it seems to us that prohibition contained in Article 13 Clause 2 makes the state as much incompetent to make a law taking away or abridging the fundamental rights as it would be where the law is made against the distribution of powers contained in 7th schedule to the Constitution between the Parliament and legislature of the state. Supreme Court is saying, मैं इसको सिंपल करके बता रहा हूँ कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 का वायलेशन होना would be of the same effect as if the legislature has enacted a law which is beyond its competence in 7th schedule. अपनी कॉम्पिटेंसी के बाहर जाके अगर लॉ एनाक्ट करेगा तो भी वॉइड होगा, और अगर आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 के प्रोहिबिशन में काम कर के अगेंस्ट काम करेगा तो भी वॉइड होगा. ठीक है, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 इज स्पेसिफिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सुप्रीम कोर्ट ने यही डिफरेंस हाईलाइट करने के लिए बोला, अगर आप आर्टिकल 13 को ध्यान से पढ़ें तो आपको ये दिखेगा कि एक तो वो इंजंक्शन देता है स्टेट को कि वो कोई ऐसा लॉ ना बनाए विच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट्स. सिमिलरली जो लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर्स की, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जब आप आर्टिकल 245 देखते हैं तो आर्टिकल 245 इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन. तो अदर प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 भी आ जाता है, और अगर आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 आता है तो सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट इट सीम्स टू अस दैट द प्रोहिबिशन कंटेन्ड इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 makes the state as much incompetent to make a law taking away or abridging the fundamental rights as it would be where the law is made against the distribution of powers contained in 7th schedule to the Constitution between the Parliament and legislature of the state. मतलब law violating the fundamental rights and the law which is enacted by the legislature, and if such law is beyond its competence, both would be void and both would be unconstitutional on an equal degree. ठीक? Now Supreme Court continues and says that Article 13 clause 2 provides that a law shall be void to the extent of the contravention,
Now the contravention in the context takes place only once when the law is made, for the contravention is the prohibition to make the law which takes away or abrases the fundamental rights. There is no question of Article 13 Clause 2 being a continuing matter. Therefore, where there is a question of post-constitutional law, there is a prohibition against the state from taking away or abridging the fundamental rights, and there is a further provision that if the prohibition is contravened, the law shall be void to the extent of contravention. In view of this clear provision, it must be held that unlike a law covered by Article 13 Clause 1, which was valid when it was made, the law made in contravention of the prohibition contained in Article 13 Clause 2 is a stillborn law, either wholly or partially, depending upon the extent of contravention. Such law is dead from the very beginning, and there can be no question of its revival under the doctrine of eclipse. Plain reading, therefore, of the words in Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2 brings out a clear distinction between the two. Article 13 declares pre-constitutional laws are inconsistent with the fundamental rights void. Article 13 Clause 2 consists of two parts. First part imposes an inhibition on the power of the state to make a law contravening the fundamental right, and the second part, which is merely a consequential one, mentions the effect of breach. Effect of breach is कि law void हो जाएगा. Supreme Court continues and says, now what the doctrine of eclipse can revive is the operation of law, which was operative until the constitution came into force and had since then become inoperative either wholly or partially. It cannot confer the power on the state to enact a law in breach of Article 13 Clause 2, which would be the effect of the application of the doctrine of eclipse to post-constitutional law. Therefore, in case of Article 13 Clause 1, which applies to existing law, the doctrine of eclipse is applicable as laid down in Bhikaji Narayan case, but in case of a law made after the constitution came into force, it is Article 13 Clause 2 which applies to the effect of that is what we have already indicated and which we have indicated by this court in numerous judgment, like in Sagir Ahmed's case. Sagir Ahmed case is not relevant for you right now. Basically, the Supreme Court is saying this to you. Supreme Court is saying कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अगर हम भीकाजी नारायण का केस ध्यान से पढ़ें तो वो सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई करती है, और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 जो है ये स्टेट के ऊपर इंजंक्शन है कि वो कोई ऐसा लॉ बना ही नहीं सकता है, और अगर वो बनाता है तो वो वॉइड होगा. ठीक है, तो द मोमेंट द स्टेट हैज मेड सच अ लॉ, द लॉ वुड बी वॉइड. ठीक है, बट डिक्लेरेशन आपको लेना होगा. आपको इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ. नाउ लेट अस सपोज कि पार्लियामेंट हैज मेड अ लॉ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ठीक, और ये लॉ बना है 1955 में. ठीक है, 1955 में पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बनाती है विच टेक्स अवे और अब्राइजेस योर फंडामेंटल राइट्स. इट मीन्स इट इज डायरेक्टली हिट बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 2. अब इफेक्ट ये है आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 का कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में फिर पिटिशन डाला गया और आफ्टर 30 ईयर्स मतलब 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुनाया कि दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो जब सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया ऐसे लॉ को आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में, तो ये कब से मरा माना जाएगा? ये वॉइड कब से होगा? ये क्या 1985 से वॉइड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट, या ये 1955 से वॉइड होगा? द आंसर इज ये 1955 से वॉइड होगा. इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा क्योंकि आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइजेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट. ये इंजंक्शन है, और जैसे ही स्टेट ने ये लॉ बनाया तो टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन इट वुड बी वॉइड. तो ये तो कॉन्सिक्वेंशियल बात है, यही सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा है. सुप्रीम कोर्ट यही आपको कह रहा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स सिर्फ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अप्लाई करती है, और उसके लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 है. वो भीकाजी नारायण केस के ही कंटेक्स्ट में बात कर रहा है. बट आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज पे अप्लाई करता है. आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 अप्लाइज ऑन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, और वो स्टेट के ऊपर लिमिटेशन है. स्टेट ने अगर ऐसा लॉ बनाया तो सुप्रीम कोर्ट चाहे वो 50 साल बाद जजमेंट रेंडर करे, उसका ऑपरेशन रूट पे होगा. ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक दिन बता भी रहा था कि वेयर अ
post constitutional law has been made which abrases the fundamental rights, then in that situation what happens is, if the court were to declare it unconstitutional for the violation of the fundamental rights, then such law would be dead, would be void from its very inception. यहाँ पे dormant होने की कोई बात ही नहीं हो रही है. The law would be dead, it would be void from its very inception. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी केस पे. वी आर स्टिल डिस्कसिंग महिंद्रा जैनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि इसमें और भी आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड आई थिंक दे आर वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू शुड फोकस ऑन. आगे जो रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने एक आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि अगर आप ऐसा हेल्ड करेंगे देन इट वुड गिव अ डिफरेंट मीनिंग टू द वर्ड वॉइड इन आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में एज कंपेयर टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट कि the word void in Article 13 Clause 1 did not mean that the statute stood repealed and therefore obliterated from the statute book, nor did it mean that the statute was void ab initio. In our opinion, if we may say so with respect, follows clearly from the language of Article 13 Clause 1, which presupposes that the existing laws are good except to the extent of inconsistency with the fundamental rights. There could not be any question of an existing law being void ab initio on account of inconsistency with Article 13 Clause 1, as they were passed by competent legislatures at the time when they were enacted. Therefore, it was pointed out that the effect of Article 13 Clause 1 with respect to the existing laws insofar as they were unconstitutional was only that it nullified them and made them ineffectual and nugatory and devoid of any legal force or binding effect. The meaning of the word void for all practical purpose is the same in Article 13 Clause 1 and Article 13 Clause 2, namely that the laws which were void were ineffectual and nugatory and devoid of any legal force or binding effect. But the pre-constitutional laws could not become void from its very inception on the account of the application of Article 13 Clause 1. The meaning of the word void in Article 13 Clause 2 is also the same. The laws are ineffectual and nugatory and devoid of any legal force or binding effect if they contravene your fundamental rights. But there is one vital difference between the pre-constitution and post-constitution laws in this matter. The voidness of pre-constitutional laws is not from inception. Such voidness supervenes when the constitution came into force, and so they existed and operated for some time and for certain purpose. The voidness of the post-constitutional law is from its very inception, and they cannot therefore continue to exist for any purpose. This distinction between the voidness in one case and the voidness in other arises from the circumstance that one is a pre-constitutional law and other is a post-constitutional law, but the meaning of the word void is same in either case, namely that the law is ineffectual and nugatory and devoid of any legal force or binding effect. मतलब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यही आपको समझा रहा है कि void की डेफिनेशन तो सेम है, बट आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में और आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि ये कब से void होंगे. void की डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर कब से लॉ void हो रहा है इस पे फर्क पड़ रहा है. ठीक है, आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स तब लगेगी जब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इन कन्फ्लिक्ट विद पार्ट 3, और आर्टिकल 13 का क्लॉज 2 तो इंजंक्शन ही स्टेट को दे देता है कि आप ऐसा कोई लॉ बनाएंगे ही नहीं विच वायलेट्स योर फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो अगर जैसे ही वो लॉ बनाया गया एंड इट कॉन्ट्रीब्यून्स पार्ट 3 और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अगर बाद में बोल दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, देन द लॉ विल डाई फ्रॉम इट्स रूट. सो डिफरेंस आपको वॉइडेबिलिटी पे नहीं मिलता है या वॉइड शब्द पे नहीं मिलता है, आपको डिफरेंस इस बात पे मिलता है कि कब से वॉइड हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वर वैलिड व्हेन दे वर एनेक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद इनवैलिड हो सकते हैं इफ दे वायलेट द फंडामेंटल राइट्स. लेकिन एनी लॉ दैट इज एनेक्टेड by the state, if it abrogates or abrages the fundamental right, it is void from its very inception. ठीक है, so the difference is कि void कब से हो रहे हैं rather than कि void का जो शब्द है इसमें आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 और 13 के क्लॉज 2 में डिफरेंस है. नहीं, जैसा कि आर्ग्यूमेंट
रिस्पोंडेंट्स का था, इसमें रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी भी था, तो यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट का आर्गुमेंट था कि वॉइड की डेफिनेशन बदल जाएगी आर्टिकल 13 की क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट आर्गुमेंट से डील किया। सुप्रीम कोर्ट सेड देन कम्स द क्वेश्चन एज टू व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in two types of cases. So far as the pre-constitutional laws are concerned, the amendment of the constitution which removes the inconsistency will result in revival of such laws by the virtue of doctrine of eclipse as laid down in Bhikaji Narayan case. For the pre-existing laws were not stillborn and would exist though eclipsed on account of inconsistency to govern pre-existing matters. Supreme Court is saying कि जो pre-constitutional laws हैं उनको अमेंडमेंट के द्वारा रेक्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब वो इनैक्ट हुए थे तो वो स्टिल बॉन्ड नहीं थे, जब वो इनैक्ट हुए थे तो वैलिड हुए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद इफ दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट तब वो इनवैलिड हुए हैं। तो द प्रॉपर मेथड इज कि आप अमेंडमेंट के थ्रू उनको ठीक करा सकते हैं। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एज वाज लेड डाउन इन भीकाजी नारायण केस। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि such pre-constitutional law which violates the fundamental right is eclipsed by the constitution and the law remains in a moribund condition but does not die, ठीक है। Supreme Court continues and says, but in the case of post-constitutional laws, they would be stillborn to the extent of contravention. Post-constitutional law में the law would be stillborn, and it is this distinction which results in impossibility of applying the doctrine of eclipse to the post-constitutional laws. Very important line. For nothing can be revived which never had a valid existence. Supreme Court is saying कि post-constitutional laws में law becomes stillborn from its very inception अगर it violates the fundamental right, और इस डिस्टिंक्शन की वजह से अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 1 एंड अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्शन ओनली द पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज आर नॉट सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट वही बता रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस डिस्टिंक्शन which results in impossibility of applying the doctrine of eclipse to the post constitutional laws, for nothing can be revived which never had any valid existence, ठीक है। ऐसा क्यों है? अगेन यू गो बैक टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2, क्या लिखा है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और अब्राइजेस द राइट्स conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. तो स्टेट शैल नॉट मेक है, ठीक है, मतलब स्टेट को बनाना ही नहीं है। तो ये क्या है? इट इज़ अ इंजंक्शन और प्रोहिबिशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो अगर वो कभी भी बना ही नहीं सकता है तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स के लगाने का सवाल ही नहीं उठता, बिकॉज लॉ इज स्टिल बॉर्न फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। तो कोई भी ऐसा लॉ विच इज हिट बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दैट इज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, then they would be stillborn to the extent of contravention, and this will result in the impossibility of applying the doctrine of eclipse to the post constitutional law, for nothing can be revived which never had any valid existence to begin with. Then Supreme Court said, and we are therefore of the opinion that the meaning of the word void is same both in article 13 clause 1 and article 13 clause 2, and the application of doctrine of eclipse in one case and not in the other case does not depend upon giving different meaning to the word void in the two parts of article 13. It arises from the inherent difference between article 13 clause 1 and article 13 clause 2, ठीक है। And the difference is arising from the fact that one is dealing with the pre-constitutional laws and the other is dealing with the post-constitutional laws, which result that in one case the laws are not stillborn, the doctrine of eclipse will apply, while the other cases the laws are stillborn, where there will be no scope of the application of doctrine of eclipse. Continuing further, the Supreme Court says, though the two clauses form the part of same article, there is a vital difference in the language employed in them, as also in their content and scope. By first clause, the Constitution recognizes the existence of certain operating laws, and they are declared void to the extent of their inconsistency with the fundamental rights. Had there been no such declaration, these laws would have continued to operate. Therefore, in case of pre-constitutional laws, what an amendment to the Constitution does is to remove the shadow cast on it
By this declaration, the law thus revives. However, in the case of second clause, the applicability to the post-constitutional laws, the Constitution does not recognize their existence, having been made in defiance of a prohibition to make them. Such defiance makes the law enacted void. In their case, therefore, there can be no revival by the amendment of the Constitution. In case of post-constitutional laws, it would be hardly appropriate to distinguish between the laws which are wholly void, as for instance which contravene Article 31, and those which are substantially void but partly valid, as for instance laws contravening Article 19. Theoretically, the laws falling under the latter category may be valid qua non-citizens, but that is a wholly unrealistic consideration, and it seems to us that such nationally partially valid existence of such laws on the strength of hypothetical and pedantic considerations cannot justify the application of doctrine of eclipse to them. All post-constitutional laws which contravene the mandatory injunction contained in the first part of Article 13 are void as the laws passed without legislative competence, and the doctrine of eclipse does not apply to them. So basically the Supreme Court बहुत क्लियरली आपको बता रहा है इस जजमेंट में. बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 भी मेंशन किया है. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ आर्टिकल 31 हैज़ बीन शिफ्टेड. अब वो आर्टिकल 300A है. इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एनी मोर. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इस केस में बोल दिया था कि ऑल पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज विच कॉन्ट्रवीन द मैंडेटरी इंजंक्शन कंटेन्ड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल 13 clause 2 are void as the laws passed without legislative competence. मतलब ये उतने ही void होते हैं as if the laws were passed without legislative competence and the doctrine of eclipse does not apply to them. ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 के क्लॉज 2 में दो पार्ट डिवाइड किए थे. पहला पार्ट है that the state shall not make any law which takes away or abridges the fundamental rights. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है. दूसरा पार्ट क्या है, वो कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट है. दूसरा पार्ट कि अगर बनाता है देन टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रवेंशन इट वुड बी वॉइड. ठीक है. सो दिस जजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर महेंद्र लाल जैनी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बहुत अच्छा सा और एलैबोरेट डिस्कशन हुआ था इस केस में, और बहुत अच्छे से हर पोजीशन एलुसिडेट की गई थी और डिस्क्राइब की गई थी. सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू री रीड इट. और मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट इन केस ऑफ अ डाउट यू कैन अगेन आस्क मी कि आपको क्या नहीं समझ में आया. देन आई विल यूज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ इलस्ट्रेशंस विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ठीक है. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll be dealing with some more judgments in context of Article 13, and we'll be discussing about the definition of law that is laid down in Article 13 clause 3 in the next lecture. All right. So that would be it for today, and I'll see you in the next lecture.